नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज आप सीधे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से मेरे साथ भारत की बात का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। अगले 1 घंटे हम आपको सैन्य मोर्चे से लेकर सियासी गलियारों तक पहलगाम अटैक से जुड़ी हर हलचल दिखाने जा रहे हैं। तो शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पहली खबर में आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो डर डिकोड करेंगे जो भाई नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात में दिखा है। नवाज ने क्यों कहा है भारत से मत उलझना, आज हम करेंगे खुलासा। पाकिस्तान की मंशा थी कि आतंकी हमला कर पर्यटकों को कश्मीर की धरती से दूर कर दे, लेकिन धरती के स्वर्ग पर सैलानियों का आना लगातार जारी है। सैलानियों ने सेल्फी के जरिए पाकिस्तान को एक संदेश दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान की भारत के हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली साजिश को ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। ये खबर भी आज आपके सामने होगी। और पाकिस्तान की सेना ने अपने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत कर दी है। इसी पर रात 8:30 बजे होगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, डर गया पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के डर की करेंगे। भारत के एक्शन को लेकर पाकिस्तान खौफ में है। भारतीय सेना की तैयारी और सरकार के सख्त रुख ने उसकी बेचैनी बढ़ा रखी है। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। डोडा और किश्तवाड़ में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। बौखलाया पाकिस्तान लगातार LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कुपवाड़ा और पुंछ जिलों में उकसावे के लिए फायरिंग कर रहा है, जिसका भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर बड़ी खबर यह भी है कि घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की है। नवाज शरीफ ने शहबाज को कूटनीति से तनाव कम करने की सलाह दी है। पहलगाम के बदले के तौर पर भारत की तरफ से होने वाले प्रहार ने पाकिस्तान को इतना डरा दिया है कि अब वो दूसरे देशों से मदद की भीख मांग रहा है। पहले फोकस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ मौजूदा वक्त में मुल्क की सत्ता संभाल रहे हैं। तो आखिर क्यों शहबाज शरीफ भारत के साथ तनाव के माहौल के बीच नवाज शरीफ से मिले हैं? क्या वो पहलगाम अटैक को लेकर भारत के जवाबी प्रहार से डर गए हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जानते हैं कि भारत के साथ पंगा लेने की उनके मुल्क की हैसियत नहीं है। चाहे 1965 की जंग हो या फिर 1971 में पाकिस्तान को 2 मुल्कों में बांटने वाली लड़ाई और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर। यही नहीं, नवाज शरीफ के शासनकाल में हुआ करगिल युद्ध। इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी जंग में पाकिस्तान भारत के आगे टिक नहीं सका। भारतीय सेना ने हर बार हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाई है। नवाज शरीफ यह हकीकत अच्छे से जानते हैं, बड़े हैं, इसलिए अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझा रहे हैं कि भारत के साथ सैन्य टकराव से बचो, कूटनीति के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश करो। रविवार को शहबाज शरीफ ने PMLN यानी सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आखिरकार किस तरह की चर्चा हुई है, यही जानकारी देने के लिए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी थी। जानकारी के मुताबिक शहबाज ने नवाज शरीफ को जटी उमराह के पारिवारिक आवास पर मिलने के लिए बुलाया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी मुलाकात में शामिल थी। शहबाज ने मुलाकात में नवाज से कहा था कि भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करके युद्ध के खतरे को बढ़ा दिया है। हालांकि नवाज की पार्टी सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज को सलाह दी है कि उसे भी डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 2 परमाणु संपन्न शक्तियों के बीच टकराव सही नहीं है। नवाज शरीफ ने इस मामले में सरकार को किसी आक्रामक और सैन्य एक्शन से बचने की सलाह दी है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच टकराव दुनिया की स्थिरता के लिए सही नहीं है। अभी तो पाकिस्तान बिल्कुल ही बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है और उनके पास पैसा नहीं है, कहाँ लड़ने के लिए चलेंगे। तो इसलिए उनके भाई ने उनको सलाह दी होगी कि ये अच्छा होगा, पाकिस्तान के हित में होगा अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ लड़ाई ना करके कूटनीतिक तौर पर और यकीन करे कि इस तरह के जो आतंकवाद है ये ना फैले। ये मुलाकात साफ तौर पर भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर शहबाज सरकार का डर दिखाती है। दूसरी तरफ शहबाज के डर का दूसरा संकेत इससे मिला है
कि पाकिस्तान तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक तुर्की का एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहुंचा है। माना जा रहा है कि तुर्की ने विमान के जरिए पाकिस्तान को गोला बारूद की सप्लाई की है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के पास फ्यूल के साथ साथ गोला बारूद और हथियारों की भारी कमी है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना एक लंबा युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान के पास सामग्री नहीं है लड़ने के लिए और तुर्की हर हमेशा पाकिस्तान के साथ दिखता है। आज उनके पास ड्रोन्स काफ़ी अच्छे बनाने की काबिलियत है, तो हो सकता है ये जो कंसाइनमेंट तुर्की से पाकिस्तान में आया है वो ड्रोन का हो। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस दिन पहलगाम आतंकी हमला हुआ उस दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की राजधानी अंकारा में राष्ट्रपति एर्दोआन से हंस कर गले मिल रहे थे। दुनिया में गिने चुने देश ही बचे हैं जो पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन करते हैं। तुर्की उनमें से एक रहा है जो संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर विवाद का मुद्दा भी उठाता रहा है। पाकिस्तान के डर के बाद बात भारतीय सेना के एक्शन की करते हैं। आतंकियों की तलाश में घाटी के भीतर सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम और बैसरन घाटी की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त है। इस बीच NIA ने भी पहलगाम अटैक की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एजेंसी को एक अहम गवाह मिला है जिसने पूरे आतंकी हमले को अपने फोन में रिकॉर्ड किया है। पहलगाम में ये पर्यटकों की सेल्फी नहीं है बल्कि पाकिस्तान को संदेश है कि उसके कायराना हमलों से हिंदुस्तानी डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि आतंकी हमले को अंजाम देकर कश्मीर में बदली फिजा में दोबारा आतंक का जहर घोल दे, सैलानियों को धरती की जन्नत से दूर कर दे, लेकिन पर्यटकों ने अपनी हिम्मत से पाकिस्तान के मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम की धरती पर पर्यटकों का आना लगातार जारी है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ लेकिन उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं यहाँ पहुंचने वाले सैलानी पर्यटक जो यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। पहलगाम की पहले ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर टूरिस्ट का आना लगातार जारी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। यहाँ पर ना पब्लिक बहुत अच्छी है, यहाँ के जो लोकल्स है दे आर वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव। कश्मीरी इज अ फैबुलस पीपल। आपको ये इन लोग की जो मेहमान नवाजी है ये कश्मीर के अलावा शायद ही कहीं मिलेगी। मैं श्रीनगर में होम स्टे में हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, मेरे को घर की याद नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के। मुझे बहुत जनों ने कहा कि ट्रिप कैंसिल कीजिए, लेकिन मुझे भरोसा था आवाम पे यहाँ के और वो खरे उतरे हैं। पहलगाम में एक बार फिर पर्यटकों की भीड़ दिख रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ी हुई है। पहलगाम जाने वाले रास्ते पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जमीन से आसमान तक घाटी सुरक्षा बलों के पहरे में है। बीते मंगलवार को जो आतंकी हमला हुआ इसके बाद किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पूरे पहलगाम की कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पहलगाम के जंगलों में इस वक्त कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वजह से यहां पर ये जो पहलगाम का डियर पार्क है और ये रास्ता आड़ू गांव तक जो है वो जाता है और उस गांव तक अब जाने की इजाजत जो है वो टूरिस्ट को नहीं है। और ये वो आखिरी पॉइंट है डियर पार्क का जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को जाने की ही इजाजत है। जो स्थानीय लोग हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं और जब ये सुनिश्चित कर लिया जा रहा है कि ये स्थानीय लोगों का जो घर है वो इसके आगे सड़क पर पड़ता है, तभी उनको जो है वो यहाँ इस पॉइंट से आगे जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा घाटी के अलग अलग इलाकों में अब तक 9 आतंकियों के घर और ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी NIA को अपनी जांच के दौरान एक ऐसा फोटोग्राफर मिला है जिसके मोबाइल कैमरा में पूरी आतंकी वारदात रिकॉर्ड हुई है। NIA की टीम फिलहाल उस स्थानीय फोटोग्राफर से पूछताछ कर रही है। वहीं NIA की कोशिश ये भी है कि घटना के दौरान जो भी लोग घटना स्थल पर या उसके आसपास मौजूद थे उन तमाम लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएं और अगर उनके पास में घटना से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो या फोटो है तो उसको अपने कब्जे में लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ाया जाए। NIA जांच से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आतंकी पहली बार कब नजर आए, कहां से आते हुए दिख रहे थे, क्या उनके कोई और मददगार भी वहां संदिग्ध के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा
घटना के बाद वो किस रास्ते से जाते हुए नजर आए। एक तरफ सैन्य एक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ी हुई है। सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई और हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया गया। सदन में बोलते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहाँ से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। ये कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? और अब बात भारत की बात की दूसरी कवर स्टोरी की हम करने जा रहे हैं। पहलगाम हमले पर भारत ने दो टूक कहा है कि दुश्मन को कल्पना से परे की सजा मिलेगी। इस पर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के नेता परमाणु चिल्ला रहे हैं। अभी तक भारत ने सिर्फ कूटनीतिक स्ट्राइक की है, लेकिन उससे ही पाकिस्तान डर गया है और इस डर को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने और बढ़ा दिया है। ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर जो बोला है, उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी वार्निंग छिपी है। शहबाज शरीफ और उनके पाकिस्तान के लिए ओवैसी ही काफी। कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। The importance of Kashmir। पाव वाले बम को लेकर इतरा रहे पाकिस्तान पर असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त फायर किया है। ओवैसी खुलकर बोले, पाकिस्तान का नाम लेकर बोले, पाकिस्तान को आईना भी दिखाया और कार्रवाई की चेतावनी भी दी। महाराष्ट्र के परभणी में वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध करने के लिए एक जनसभा बुलाई गई, जिसमें ओवैसी भी आए, लेकिन इस जनसभा में ओवैसी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। उनसे उनका मजहब पूछकर, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको गोली मार दिए। कि दीन इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है किसी को कत्ल करना। एक सुर में देश का पूरा विपक्ष सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। ओवैसी ने भी यही मांग की है कि कंगाल मुल्क का सब रोक दो। हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हैं। पाकिस्तान ने गलती तो कर दी है और आज नहीं तो कल उसे सजा भुगतनी होगी। इसी के बारे में सोच कर पाकिस्तान की हवा टाइट हो रखी है। उसके नेता रह रहकर परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, जिसको ओवैसी ने भी उसी भाषा में जवाब दिया है। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। जिस मुल्क के पास खाने को दाने नहीं है, जो खुद उधारी पर चल रहा है, दूसरों के सामने भीख मांग रहा है, वो भारत को आंख दिखा रहा है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने शहबाज को सच्चाई बताई है। भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है, आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहाँ के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। ओवैसी की बात एकदम सही है।
भारतीय सेना का साल 2025-26 का बजट 6,81,000 करोड़ रुपए है, जबकि पूरे पाकिस्तान का कुल बजट 5,47,000 करोड़ रुपए है। इसी से साफ है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई है। इस दर्द को हर भारतीय महसूस कर रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान है और इस समय देश का हर नागरिक जाति, धर्म, मजहब को भूलकर एक है। हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? कायर आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी, लेकिन कश्मीरियत क्या होती है ये कोई यहाँ के लोगों से पूछे, उन पर्यटकों से पूछे जो कश्मीर की वादियों में है। एबीपी न्यूज भी पहलगाम में है, जहां हमने पर्यटकों से बात सुनी, उन्होंने क्या मैसेज दिया। आतंकियों ने हमला करने के दौरान जो तकनीक अपनाई, उन्होंने कहीं ना कहीं देश के को तोड़ने की कोशिश की, पर देश टूटा नहीं है, बल्कि एकजुट और हो गया है। आप ये बताने की हाँ, देश एकजुट हो गया है। वो तोड़ने की तो कोशिश करते थे, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते, लेकिन ये होगा नहीं, अब नहीं होगा। जिन गंदे इंसानों ने ये किया है, गलत किया है, हमारे भाई लोगों को बेगुनाह शहीद किया है, और जो भी वो लोग हैं उनको कोई मजहब नहीं होता है। इस हमले के बाद कोशिश की गई थी कि हिंदू मुसलमान में देश को बांट दिया जाए। आपको यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल नजर आया? नहीं लगा बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं लगी। हिंदू मुसलमान में कोई लगा नहीं। यहाँ से पूरे देश भर में एकता का एक संदेश भी जाना चाहिए कि हमको जो कोशिश की गई आतंकियों की तरफ से, हमें बंटना नहीं है। हम सब एकजुट रहेंगे तभी दुश्मनों से मुकाबला। हम सभी साथ में रहकर रहेंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेंगे। कायर और बुज़दिल पाकिस्तान ये भूल गया कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से पंगा ले रहा है, जिसका खामियाजा अब वहाँ बिल में बैठे हर आतंकी और पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ हमारे देश में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही है, दूसरी तरफ एक ऐसी घटना हुई है जिससे कुछ लोगों ने समाज को बांटने की कोशिश की है। भोपाल में एक पुलिसकर्मी की पिटाई की गई, धर्म का नाम लेकर उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। जिस वक्त पूरा देश एक है, उस वक्त ये घटना एक धब्बे की तरह, एक दाग की तरह है। इस बीच देश में हो रही राजनीतिक बयानबाजी भी कई सवाल खड़े कर रही है। जिस वक्त पहलगाम हमले पर पूरा देश एकजुट है, सब पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं, उसी वक्त हमारे देश में समाज को बांटने की भी कोशिश हो रही है, वो भी मजहब के नाम से। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शराब के नशे में धुत युवकों ने जीआरपी जवान की पिटाई कर दी। जिस जवान की पिटाई की गई उसका नाम दौलत खान है। क्यों मार रहे हैं? शराब के नशे में धुत लोगों ने दौलत खान की वर्दी फाड़ दी और धर्म के आधार पर आपत्तिजनक बातें कही गई। कौन मार रहा है? ये आम लड़के हैं, दारू पी के ड्यूटी नहीं। क्यों मार रहे हैं? दरअसल ये युवक कार में बैठकर शराब पी रहे थे और दौलत खान ने इन्हें रोका था। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक कार्यक्रम में थे, जहां अय्यर का एक बयान फिर चर्चा में आ गया। In today's India, does the Muslim feel that he is accepted? Does the Muslim feel that he is cherished? Why should I answer my own questions? Ask any Muslim and you will get the answers. इस पर बीजेपी को भी बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस के नेताओं के सुर पूरे देश में वही हैं जो पाकिस्तान के अंदर उनकी सरकार के मंत्री और पाकिस्तान मीडिया की भाषा। और हमने सबको कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड कि ये इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, बगैर किसी सबूत के जो है पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है।
डर गया पाकिस्तान। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। डर गया पाकिस्तान। एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। डर गया पाकिस्तान। खबर आ रही है पाकिस्तान से, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नोटैम को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी वायुसेना ने 28 से 30 अप्रैल के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर के हवाई मार्ग पर उड़ान की रोक लगा दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने। पाकिस्तानी वायुसेना ने इस बाबत नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है ताकि दुनिया भर की कोई भी सिविल या फिर मिलिट्री प्लेन इस मार्ग, इस रास्ते से गुजर न सके। और ये माना जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना की कोशिश ये है कि इस्लामाबाद और लाहौर के बीच किसी भी तरीके के हवाई हमले से बचने की वो जुगत कर सके, और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर भारत की बात के दर्शकों के लिए हम बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से नो टाइम लगा दिया गया है। अपने एयर स्पेस को बचाने की कोशिश की जा रही है, खुद के ठिकानों को बचाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने, और मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, इसके मायने समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए प्रतिमा, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हो जाए, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। अभी हमने देखा था कि पिछले हफ्ते ही जो बीता हफ्ता है उसमें 2 बार पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में वार्निंग जारी की थी, फायरिंग ड्रिल की थी। तो अब ऐसा लगता है कि इस नोटम को जारी कर पाकिस्तानी वायुसेना अपना जो इस्लामाबाद अपनी राजधानी है और लाहौर जो उनका एक बड़ा शहर है, उनको बचाने के लिए, यानी कि अगर एयर स्ट्राइक हो जाती है तो किस तरह से उसको बचाया जा सकता है, उसके लिए ही ये जो है वार्निंग जारी की है। इसका मतलब ये है कि अब 28 से 30 अप्रैल के बीच में यहाँ पर कोई भी सिविल या मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी दूसरे देश का नहीं आना चाहिए, अपने देश के सिविल एयरक्राफ्ट, यानी कि पाकिस्तानी वायुसेना यहाँ पर ड्रिल करेगी ताकि अपने शहरों को कैसे बचाया जा सकता है अगर कोई हमला उस पर हो जाता है। तो उसके लिए ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान अब डरा हुआ है, बिल्कुल उसे ऐसा लगता है कि उसकी राजधानी पर एयर स्ट्राइक हो सकती है, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में हुई थी। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं नीरज, यानी परमाणु चिल्लाने वाले पाकिस्तान की हालत पस्ता होती हुई नजर आ रही है। इसलिए ये बड़ा फैसला पाकिस्तान की तरफ से लिया गया। अपने एयर स्पेस को सुरक्षित करने की कोशिश वो कर रहा है, लेकिन कितना कामयाब होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कश्मीर के पहलगाम की उसी जमीन पर मौजूद हूं जहां देश के निर्दोष नागरिकों का आतंकवादियों ने खून बहाया था, लेकिन अब पाकिस्तान से लहू की हर बूंद का हिसाब लेने की बारी आ गई है। ये बात पाकिस्तान भी जानता है और इसीलिए पड़ोसी मुल्क की हवाओं में भी खौफ महसूस किया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक बहके बहके से बयान दे रहे हैं। कभी संवेदना का झूठा नाटक करते हैं तो कभी सबूत मांगते हैं, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह देते हैं कि हमला करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से जहर उगला है। मुनीर ने हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग देशों वाला नफरती राग फिर से छेड़ा है। एक तरफ मुनीर के छिपने और परिवार के भागने की खबरें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बयान जारी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में भगदड़ जैसा माहौल है। हालात ये है कि मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की सेना में विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। पाकिस्तान की फौज से लेकर रिटायर्ड अफसरों ने मुनीर का इस्तीफा मांग लिया है। तो चलिए भारत की बात में आज सीधे पहलगाम में आपको दिखाते हैं कि कैसे खौफ के साए में एक एक पल काट rहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितना खौफ है ये कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों से करने जा रहे हैं। जो पहलगाम अटैक की सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वीडियो शुरू होता है तो पहलगाम की बायसरन घाटी में जिप लाइन कर रहा एक पर्यटक दिखाई देता है। जिप लाइनिंग शुरू होती है तो उसके चेहरे पर कहीं खौफ का कोई निशान दिखाई
नहीं देता। लेकिन इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और पीछे आ रही आवाजों को सुनिए। जिप लाइनिंग कर रहे पर्यटक को महसूस नहीं होता, लेकिन बायसरन घाटी में गोलियां चलने लगी थी। लोग गोली लगने से गिरने लगे थे। अचानक पहलगाम की बायसरन घाटी में चीख पुकार मच गई थी। देखिए कैसे एक शख्स अपने साथ मौजूद जानवर को लेकर भागने लगता है। जिस वक्त आतंकवादी गोली बरसा रहे थे, उस वक्त घाटी में कितने ज्यादा पर्यटक मौजूद थे, ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद जिन लोगों ने हमले की गवाही दी थी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही मंजर की बात कर रहे थे। मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? कोई मैगी खा रहा था तो कोई घुड़सवारी कर रहा था। कुछ लोग तो गोली की आवाज सुनकर भी समझ नहीं पाए थे कि हमला हुआ है। ये देखिए वीडियो में जब जिप लाइनिंग शुरू होने वाली थी, ठीक उसी वक्त गोली चलने की आवाज आती है। एबीपी न्यूज ने पहलगाम अटैक में जिप लाइनिंग कर रहे शख्स ऋषि भट्ट से बात की। और मैं जब गया, मैं स्टार्ट हुआ तब ऑलरेडी वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गया था। मैं जिप लाइन में था तब, और मैंने देखा कि नीचे 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है गोली। और मैंने देखा, फिर वहाँ से मैं नीचे पहुँचा तो वहाँ से जिप लाइन खोल के मैं कूद गया और मेरी बीवी बच्चों को लेके वहाँ से तुरंत भागना शुरू किया मैंने। पहलगाम की जमीन पर हुए आतंकवादी हमले की इस तस्वीर से बड़ी गवाही नहीं हो सकती। जब मैं ग्राउंड से भाग के मेन गेट तक पहुंचा, वहाँ तक मेरे को नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मेन गेट पे नेटवर्क मिला था, तब मैंने मेरे बड़े भाई अहमदाबाद में कॉल किया था कि भाई ऐसे आतंकी हमला हुआ है और हम लोग यहाँ पे फंस गए हुए। दूसरा कॉल मैंने जब मेरे भाई को किया, उसके वो 2 फ़ोन के बीच में 18 मिनट्स का गैप था। 18 मिनट्स के बाद तुरंत मैंने फिर से मेरे भाई को कॉल किया कि भाई यहाँ पे हमने आर्मी को कवर कर लिया और आर्मी हमको नीचे उतार रही है। पहलगाम के आतंकवादियों ने जो खून बहाया है, उसके हर कतरे का हिसाब हिंदुस्तान जरूर लेगा। और पाकिस्तान में भारत के वार की आहट से ही भगदड़ मची हुई है। कैसे मची हुई है, अब वो कहानी देखिए। Is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time. करीब 54 साल पहले, जब साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था। आप कहेंगे कि 54 साल पहले हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? तो वो इसलिए क्योंकि खुद पाकिस्तान कह रहा है कि उसके आर्मी प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क को 1971 के हालात में पहुंचा दिया है। खबर है कि पाकिस्तानी फौज के कुछ अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि असीम मुनीर ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तानी सेना का बेजा इस्तेमाल किया है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि असीम मुनीर के चलते आज पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे बन गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मुनीर जनरल कम बल्कि एक मौलाना की तरह बर्ताव करता है। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. कहने को तो आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना की कमान अपने हाथ में संभालता है, लेकिन वो सिर्फ नफरती भाषण और धर्म की आड़ लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच गहरी लकीर खींचने की कोशिश करता है। आज तक
इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहल यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। मकसद भड़काना, यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिट्ठी में लिखा है, ये पाकिस्तानी सेना की आवाज है, कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवान, जिन्होंने आपको हमारी संस्था, हमारे देश और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दे, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। इस तरह का बयान जो इसने दिया है ना कि ये हैं वो हैं वो है, इसका मतलब है कि इसकी मानसिक हालत बड़ी खराब है। ही इज अंडर स्ट्रेस। यू आर द फर्स्ट आर्मी चीफ किसी भी देश का जो इस तरह की बातें करता है। अरे कितने सारे अफ्रीका में मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक देश हैं सर। नाम सुना आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का? उनमें से और कोई नहीं कहता कि हम सारी दुनिया से अलग हैं, ये आप ही कहते हैं। तो क्या जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की फौज खड़ी हो चुकी है? क्या पाकिस्तान में विद्रोह होने वाला है? इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब यदि आर्मी में, किसी के देश की आर्मी में जूनियर ऑफिसर्स रिवोल्ट कर जाएं और अल्टीमेटम दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, या तो रिजाइन करो या फेस द कंसिक्वेंस, ये तो रिवोल्ट है, ये तो विद्रोह है। आर्मी एक्ट अलाउ नहीं करता ये चीज़। इसका मतलब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो जूनियर ऑफिसर्स है, 250 ऑफिसर और 1200 नायब सुधार वगैरह और जवान, वो कन्विंस हैं कि वो यदि लड़ाई छिड़ी तो उनकी मौत निश्चित है। पाकिस्तान में मुनीर के गले की फांस वो भाषण बना है जो पहलगाम अटैक से सिर्फ 6 दिन पहले मुनीर ने दिया था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. आसिम मुनीर के इस भाषण का विरोध पाकिस्तान में ही होने लगा है। पाकिस्तानी सेना के एक टॉप जनरल ने मुनीर के जहरीले भाषण पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इसी वजह से भारत से जंग की नौबत आई है। आसिम मुनीर की तरह ही ये जनरल रावलपिंडी के पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में तैनात है। नाम है साहिर शमशाद मिर्जा। मिर्जा पाकिस्तान की ज्वाइंट स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है, यानी पाकिस्तान की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय की जिम्मेदारी है। जानकारी के मुताबिक शमशाद मिर्जा ने आरोप लगाया है कि आसिम मुनीर के उन्मादी भाषण के चलते ही आतंकियों ने पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया है। बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं, बोले कि गोली मत मारो किसी को, रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते तो उनको भी पेट में गोली मारी। शमशाद मिर्जा की आपत्ति मुनीर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, उसे इस बात से समझिए कि साल 2022 में जब शहबाज शरीफ सरकार ने आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया था, तब शमशाद मिर्जा का नाम आर्मी चीफ बनने में सबसे आगे था। शमशाद मिर्जा पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण रावलपिंडी कोर के कमांडर थे और सबसे सीनियर सैन्य कमांडर थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख के लिए मुनीर को चुना, जिसके लिए उन्हें अब पछताना पड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। शरीफ सिर्फ हिंदुस्तान से डरे हुए नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने जनरल आसिम मुनीर से भी डर लग रहा है कि वो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत न बन जाए। और इसके संकेत किसी और ने नहीं बल्कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ ने ही दिए हैं। रविवार को शहबाज शरीफ ने भारत के साथ चल रही तनातनी को लेकर
नवाज शरीफ से उनके आवास पर मुलाकात की तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शहबाज को कूटनीति के जरिए भारत से विवाद सुलझाने की सलाह दी। नवाज शरीफ बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के चलते पाकिस्तान को 1-2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। और वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कुछ वैसी ही कहानी नवाज शरीफ की भी है। का करगिल युद्ध न भारत भूल सकता है और पाकिस्तान की तो पुश्तें भी कभी भूल नहीं पाई। जनरल परवेज मुशर्रफ करगिल युद्ध की स्क्रिप्ट लिखने वाले थे और उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख थे। 25 साल पहले 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी। दरअसल नवाज शरीफ ने ही परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान सेना का प्रमुख बनाया था, लेकिन आर्मी चीफ बनते ही मुशर्रफ अपने रंग दिखाने लगे थे और नवाज शरीफ को बताए बिना ही करगिल पर हमला कर दिया था। करगिल युद्ध में पाकिस्तान को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी और नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज को कूटनीति के रास्ते पर चलते हुए भारत से विवाद खत्म करने की सलाह दी है। लेकिन जिस मुल्क का नाम पाकिस्तान है वो कभी बाज नहीं आता है। जो आप बड़े बड़े ये दलीलें देते हैं ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए हैं। बच्चों को अपने पाकिस्तान का इतिहास ज़रूर समझाइए, उनको बताइए 48 में क्या हुआ था, किस तरह आपकी पिटाई हुई, बताइए 71 में क्या हुआ था, किस तरह ठोका था आपको, बताइए कारगिल में क्या हुआ था, बताइए सर। भारत से 4 बार करारी हार के बावजूद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेतुका बयान सुनिए। We will not initiate a war. लेकिन अगर कोई इस किस्म का हालात हमारे ऊपर जो है मुसल्लत किए गए तो हम जो है पाकिस्तान जो है बिल्कुल 100% नहीं 200% जवाब दे सकता है। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, बिल्कुल यही हाल है पाकिस्तान का। सिर पर कर्ज का बोझ है, महंगाई इतनी कि आम लोग दाल और चीनी तक नहीं खरीद पा रहे और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को जवाब देने का मुगालता पाले हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज जो है, पाकिस्तानी कौम जो है अपनी जमीन को, अपने सॉइल को, अपनी जो है इंडिपेंडेंस को जो है बिल्कुल उसका दफा जो है ना करने की पोजीशन में अलग थे फजल से, पर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। रक्षा मंत्री के बाद पाकिस्तान के रेल मंत्री का बयान सुनिए। वो तो और एक कदम आगे निकल गए और गीदड़ भपकी की तमाम सीमाओं को पार कर गए। घोरी, शाहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के नेता हो या फिर वहाँ के नामचीन लोग पहलगाम अटैक पर इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान दे रहे हैं कि मानो संतुलन ही खो बैठे हैं। पहलगाम की जमीन से सबसे पहले हर खबर आप तक पहुंचाती रहूंगी मैं। अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।